अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। आज हम अपना T3 करने जा रहे हैं और T3 जो है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के एक बार फिर से आपका टेस्ट है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के टेस्ट आपके हर टेस्ट में मैंने रखा है, इसलिए उसको रखा है कि आपके जो UET है उसका कोर टेस्ट, बल्कि द ओनली क्वेश्चन वो है ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। तो अभी चूँकि सबसे पहले उसी की प्रिपरेशन है तो इसलिए हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कुछ थोड़ा ज़्यादा जो है वो फोकस कर रहे हैं। बाकी सारी चीज़ें भी साथ साथ जो है वो चल रही हैं, बट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज़ ऑब्वियसली द की क्वेश्चन और बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी की क्वेश्चन है। कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है ECAT की जिसने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अपने सिलेबस में अपने पेपर में ऐड ना किया हो। सो आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते हुए सारी यूनिवर्सिटीज़ की बेसिकली तैयारी कर रहे होते हैं। तो इसलिए हमने उसको दोबारा से फिर अपने आज डिस्कशन का जो है वो पार्ट बनाया है। स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन से, क्योंकि हमने हंटर्स अप्रोच लेनी है या बॉटम अप अप्रोच लेनी है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, हाउ डू मेमोरीज गेट ट्रांसफर टू STM? दे रिवर्ट फ्रॉम द लॉन्ग टर्म मेमोरी। रिवर्ट कहते हैं वापस पलटना। दे आर फिल्टर्ड फ्रॉम सेंसरी स्टोरेज एरिया। दे गेट चंक्ड व्हेन दे एंटर द ब्रेन। ठीक है, चंक्ड कहते हैं पीस अलग कर लेना। दे एंटर वाया नर्वस सिस्टम। ठीक है जी। इसके बाद नंबर 2 पे देखें, द वर्ड एलिप्सिस इन लाइन 2 इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू। बल्कि मैं इसको आपके लिए लिखता जाता हूँ, कॉम्प्रिहेंशन वाला पैसेज थोड़ा सा ये लेंथी है तो टॉप इसकी ना क्वेश्चन वाइज लिखता जाता हूँ। पैसेज 1 में हमने क्या देखना है जी? ट्रांसफर ऑफ memories to STM. Ellipses line 2. The word ellipsis in line 2 is closest in meaning to. अच्छा जी, all of the following are mentioned as places in which memories are stored except. अब ये वो चीज़ है जिसको मैंने कहा था, आपको याद होगा जब हम कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि डिटेल्ड क्वेश्चंस क्या थे जिसमें हम एक्सेप्ट लगा देते थे या लगा देते थे कि दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ पैसेज। तो उसमें हमने क्या करना था, वो चीज़ लगानी होती थी जो उस पैसेज का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो स्टोरेज प्लेसेस एक्सेप्ट, ये हमने देखना है। व्हाई डज द ऑथर मेंशन रिंगिंग ऑफ द डोरबेल? ठीक है, रिंगिंग ऑफ द डोरबेल क्या है ये अभी हम देखते हैं। इसकी एग्जाम्पल भी पढ़ लेते हैं नीचे। टू गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ टाइप ऑफ मेमोरी, टू प्रोवाइड अ टाइप ऑफ इंटरप्शन, to provide the distractions, to prove that distractions are convenience, to elaborate how different influences can enhance memory. How do theorists believe a person can remember more information in a short time? ठीक है, ये भी देख लें। more info in short time, ये भी हमने देखना है कि कैसे। by organizing it, by repeating it, by giving it a name or by drawing it. Then number 6 पे देखें, the author believes that rote rotation is, rote rotation की भी हम बात कर लेते हैं जी। ये भी उसने देखना है कि वो क्या है। The best way to remember something, more efficient than chunking, ineffective in the long run and unnecessary interruption. Then the word it in line 26 refers to, ये देखें ये रेफरेंस टू लाइन क्वेश्चन है और मैंने आपको उस वक्त बताया था कि दो तरह से कर सकता है। एक तो वो कोई प्रोनाउन आपको दे देगा और कहेगा कि जी इसका मुझे बताएं कि ये किसको रेफर कर रहा है, या फिर कोई वर्ड
पिक कर लेगा, जैसे इलैप्सिस उसने किया था और उसका मीनिंग पूछ लेगा। इट जो है लाइन 26, इट रेफर्स टू, नंबर 8 पर जाएं जी। द वर्ड एलैबोरेट इन लाइन 23, लाइन 23 द वर्ड एलैबोरेट। नंबर 9 पर जाएं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सपोर्टेड बाय द पैसेज। अगेन ये डिटेल्ड क्वेश्चन है। Not supported by the passage. और नंबर 10 द लाइन कौन सी चीज़ सॉरी नहीं सपोर्ट की हुई। द वर्किंग मेमोरी इज द सेम एज अ शॉर्ट टर्म मेमोरी। अ मेमोरी इज केप्ट अलाइव थ्रू कॉन्स्टेंट रेपिटेशन। क्यूज हेल्प पीपल टू रिकग्नाइज इंफॉर्मेशन। मल्टीपल चॉइस एग्जाम्स आर द मोस्ट डिफिकल्ट। याद रखें ये हम वो चीज़ कह रहे हैं जिसके बारे में बात नहीं की, जिसको सपोर्ट नहीं किया हुआ। The word cues in line 29 is closest in meaning to, इधर लिख रहा हूं मैं, line 29 वर्ड क्या है जी? cues। और नंबर 11 पे Which of the following best provides the important information in line 27 to 29? ठीक है, line 27 to 29, ठीक है। अब ये देख लें, वो कहते हैं prompting is the easiest way to retrieve short-term memory after an extended period of time. A memory can be retrieved by prompting in case where it has been rarely used. It is easier to remember short-term memories than long-term memories due to regular prompts. Recalling a long-term memory that is often used is easy, while forgotten memories often require prompting. अब इसको हम पढ़ते हैं बेटे। According to the passage, how do memories, passage पढ़ते हैं पहले। Most people can remember a phone number for up to 30 seconds. When the short amount of time elapses, however, the numbers are erased from the memory. अब यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन था, मैं वन बाय वन उसको टेक करता जाता हूँ। एलैप्सिस हमने देख लिया, इसका मतलब क्या है? समथिंग दैट इज गॉन, खत्म हो जाना। हाउ डिड द इंफॉर्मेशन गेट देयर इन द फर्स्ट प्लेस? ठीक है, एसटीएम की बात हो रही है। इंफॉर्मेशन दैट मेक्स इट्स वे टू द शॉर्ट टर्म मेमोरी डज सो वाया द सेंसरी स्टोरेज एरिया। ये उसने पूछा था ना कि मेमोरीज कैसे ट्रांसफर होती हैं, तो ये कैसे जा रही हैं? सेंसरी स्टोरेज एरिया, SSA। देन आप देखिएगा जी, द ब्रेन हैज़ अ फिल्टर विच ओनली अलाउज स्टिमुलाई दैट इज ऑफ इमीडिएट इंटरेस्ट टू पास ऑन टू द STM, ऑल्सो नोन एज द वर्किंग मेमोरी। अब देखिए हंटर्स अप्रोच का फ़ायदा ये है, लंबा पैसेज जहाँ भी आएगा तो वहाँ पे हंटर्स अप्रोच बहुत काम करेगी। इस पूरे पैसेज में हमारे मतलब की सिर्फ 2 वर्ड्स थे या 2 लाइन्स मैक्सिमम कर लें, बाकी जो है वो हमारे मतलब की नहीं थी। There is much debate about the capacity and the duration of the short-term memory. The most accepted theory comes from the George A. Miller, a cognitive psychologist. Cognitive कहते हैं basically जो इंसानी behavior basically implement करते हैं। Cognitive psychologist who suggested that humans can remember approximately 7 chunks of information. A chunk is defined as a meaningful unit of information such as a word or a name rather than just a letter or a number. Modern theorists suggest that one can increase the, अब ये देखें, ये ऊपर वाले हमने जितना पढ़ा इसके मुतालिक कोई क्वेश्चन जो है वो आपके नहीं आया हुआ। ये 4 लाइंस क्या हैं? फालतू हैं। सो इन पे हमें सोचने की भी ज़रूरत नहीं है कि इन लाइंस में क्या लिखा हुआ है। Modern theorists suggest that one can increase the capacity of the short-term memory by chunking or classifying similar information together. ठीक है, ये उसने जो है मोर इन्फो इन अ शॉर्ट टाइम अभी आगे आएगा। ठीक है, कि किस तरह से मॉडर्न थियोरिस्ट जो है वो बिलीव करते हैं, ये उसका जवाब उसने दे दिया। आगे वो और इसको एलाबरेट कर देगा। Modern theorists suggest that one can increase the capacity of the short-term memory by chunking or classifying similar information together. By organizing information, one can optimize the STM. ठीक है,
मोर इन्फो इन शॉर्ट टाइम, कैसे ये ऑप्टिमाइज कैसे किया जा सकता है? बाय ऑर्गेनाइजिंग एंड इम्प्रूव द चांसेस ऑफ अ मेमोरी बीइंग पास्ड ऑन टू द long term storage. When making a conscious effort to memorize something such as information for an exam, many people engage in rote rehearsal. By repeating something over and over again, one is able to keep a memory alive. Unfortunately, this type of maintenance only succeeds if there are no interruptions. मतलब rote rehearsal जो है वो कोई effective method नहीं है. As soon as the person stops rehearsing the information, it has the tendency to disappear. अभी लाइन 26, 23 और 29 है हमारी, ठीक है, वो अभी आने वाली है हमारी, आगे देखें. As soon as a person stops rehearsing the information, it has the tendency to disappear. When a pen and a paper are not handy, people often attempt to remember a phone number by repeating it aloud. ठीक है जी. अब इस पूरी लाइन में हमारे पास एक सिर्फ वर्ड आया रूट मेमोरी का, बाकी और कुछ नहीं है. If the doorbell rings before a person has the opportunity to make a phone call, he will likely forget the number instantly. अब ये फ़ोन कॉल क्या है? यहाँ पर इंटरप्ट किया गया उसको. फ़ोन कॉल किसकी एग्जाम्पल है? इंटरप्शन की, ठीक है, रिंगिंग ऑफ अ डोरबेल. Therefore, rote rehearsal is not an efficient way to pass on information from the short-term memory to long-term memory. A better way is to practice elaborate rehearsal. ठीक है, elaborate rehearsal बेहतर वो कहता है तरीका है. This involves assigning semantic meaning to a piece of information so that it can be filed along with other pre-existing long memories. Encoding information semantically also makes it more retrievable. वो अभी उसने पूछा कि किस तरह उसको retrievable जो है वो कैसे बनाया जा सकता है, तो ये एक हमारे पास उसका क्लू आ गया है. Humans can easily recall memories that are stored in the long-term memory and used often. However, if a memory seems to be forgotten, it may eventually be retrieved by prompting. ठीक है, prompting का भी क्वेश्चन आया था. The more cues a person is given, such as pictures. अब cues का उसने पूछा हुआ है लाइन नंबर 29 में, ठीक है. cues prompting के मीनिंग में उसने यूज़ किया हो, तो क्यू का क्या मतलब आएगा? इशारा, कोई ऐसी चीज़, हिंट. The more cues a person is given, such as pictures, the more likely a memory can be retrieved. This is why अब ये 27 से 29 तक आपने prompting का भी जो है वो करना है. Humans can easily recall memories that are stored in long-term memories. ये भी उसने पूछा हुआ है. This is why multiple choice tests are often used for subjects that require a lot of memorization. So multiple choice questions जो हैं वो कहता है कि वो मुश्किल है क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा मेमोरी की जो है वो रिक्वायरमेंट होती है. अब आगे देखें जी, आंसर्स पे हैं. अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ डू मेमोरीज गेट इनटू द एसटीएम, वो हमने लिखा हुआ है ऐसे दे आर फिल्टर फ्रॉम सेंसरी स्टोरेज एरिया. द वर्ड एलिप्सिस पहले ही मैंने आपको हाईलाइट करवा दिया था. गोज आउट, पासेस, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. All of the following are mentioned as the places in which memories are stored except. अब देखें STM भी उसने किया हुआ है, लॉन्ग टर्म मेमोरी भी किया हुआ है, सेंसरी स्टोरेज एरिया भी किया हुआ है. सो जो वह चीज़ जो उसने नहीं बताई हुई वो कौन सी है? मेंटेनेंस एरिया. ठीक है. Why does the author mention ringing of the doorbell? अभी मैंने बताया कि ringing of the doorbell उसने क्या की है? इंटरप्शन के एग्जाम्पल के तौर पर कोट की है कि जैसे यहाँ डोरबेल जो ही बजी है तो उससे क्या हुआ है? इंटरप्शन हुई है और वो जो शॉर्ट टर्म मेमोरी थी उसकी जिसमें वो फ़ोन नंबर फीड कर रहा था, ये कॉल करने लगा था, वो फ़ौरन क्या हुई है? इलैप्स हो गई है, वो फ़ौरन से पहले जो है वो क्या हुई है? ख़त्म हो गई है. आगे देखें जी, हाउ डू थ्योरिस्ट बिलीव अ पर्सन कैन रिमेंबर मोर इन्फॉर्मेशन इन अ शॉर्ट टाइम. अभी मैंने आपको बताया कि एक सिस्टमेटिकली उसको अगर वो लेके चलेगा, ऑर्गेनाइज कर लेगा उस इन्फॉर्मेशन को, तो फिर वो उस इन्फॉर्मेशन को जो है वो ज़्यादा बेहतर तौर पर स्टोर कर पाएगा. द ऑथर बिलीव्स दैट रोट रोटेशन इज़ इनइफेक्टिव इन द लॉन्ग रन. वो कहता है कि इसीलिए जो है रोट रिहर्सल जो है वो क्या है? वो बिल्कुल फजूल बात है क्योंकि आप जो है उस इन्फॉर्मेशन को मुकम्मल तौर पर भूल चुके होते हैं. द वर्ड इट इन द लाइन रेफर्स टू इन्फॉर्मेशन. ठीक है, लाइन 26 पे अगर आप जाएं, मैं फिर एक बार आपके लिए पढ़ देता हूँ. एनकोडिंग इन्फॉर्मेशन सिमेंटिकली मे ऑल्सो मेक्स इट मोर रिट्रीवेबल. तो क्या चीज़ रिट्रीव की जा रही है? इन्फॉर्मेशन जो है उसको रिट्रीव किया जा रहा है.
द वर्ड एलैबोरेट इन लाइन 23 इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग। 23 पे आप पढ़ें एलैबोरेट, अ बेटर वे इज टू प्रैक्टिस एलैबोरेट रिहर्सल। ठीक है, अब यहाँ पर एलैबोरेट का मतलब जो है वो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, और यही मैं कहता हूँ बार बार आप बच्चों से कि ई कैट के बच्चों को जो है वो क्या करना है, ई कैट के बच्चों को हमने लेके जाना है कॉन्टेक्सुअल सिनोनिम्स पे, टेक्सुअल सिनोनिम्स पे हमने नहीं जाना। ठीक है, अब टेक्सुअल सिनोनिम तो देखें तो एलैबोरेट का मतलब क्या है, एक्सप्लेन, बट यहाँ पे एलैबोरेट का मतलब है कम्प्लेक्स, एलैबोरेट रिहर्सल, कि बड़ी कम्प्लेक्स किस्म की मल्टीपल टाइप्स की रिहर्सल करें जिसमें मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व हों। ठीक है, तो कम्प्लेक्स इज द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सपोर्टेड बाय द पैसेज, लास्ट वन, मल्टीपल चॉइस एग्जाम्स आर द मोस्ट डिफिकल्ट। ठीक है, क्योंकि ये तो उसने कहीं नहीं कहा, बल्कि वो तो इसके उलट कह रहा है कि जिनके लिए लंबी मेमोरी रिक्वायर्ड होती है इसीलिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उनके लिए दिए जाते हैं, सो दैट कि सही मानों में मेमोरी जो है वो टेस्ट हो सके। सो इट मीन्स कि शॉर्ट जो MCQ बेस्ड टेस्ट हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, वो क्या है, वो ईजी नहीं है बल्कि वो टफ है। द वर्ड क्यूज इन लाइन 29, अभी मैंने आपको बताया क्लू, हिंट, इशारा, सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट प्रोवाइड्स द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन लाइन 27 to 29, ह्यूमन से लेकर प्रॉम्प्टिंग तक। Recalling a long-term memory, last one is the correct option. Recalling a long-term memory that is often used is easy, while forgotten memories often require prompting. उसका मतलब, उस पूरी 2-3 लाइन्स का मतलब ये था कि जो फ्रीक्वेंट मेमोरीज़ हैं, जो शॉर्ट टर्म मेमोरीज़ हैं, उनको वो तो फ़ौरन ही आपको याद आ जाती हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म मेमोरीज़ हैं उनको क्या, फॉरगॉटन मेमोरीज़ जो हैं उनको याद दिलाने के लिए क्या करना पड़ता है, अक्सर आपको प्रॉम्प्ट करना पड़ता है, कोई ऐसी चीज़ जो है वो हिंट, कोई क्लू देना पड़ता है जिससे आपको वो मेमोरीज याद आ जाएं। सेकंड पैसेज है जी, व्हाट इज ऑथर्स मेन पॉइंट, ऑथर का मेन पॉइंट क्या है जी, नॉइज में पोज अ सीरियस थ्रेट टू आवर फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ, लाउड नॉइजेस सिग्नल डेंजर, हियरिंग लॉस इज अमेरिकाज नंबर 1 नॉन फैटल हेल्थ प्रॉब्लम। नॉन फैटल कहते हैं ऐसी प्रॉब्लम जिसमें जान नहीं आपकी जाती। देयर इज नॉट लाइक द आई। Then what is the author's definition of noise? बल्कि ठहरें, मैं ये आप वैसे तो ये छोटा पैसेज है, इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको बगैर आप लिखे बल्कि प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा अच्छी बात है, लिहाजा हम इसको लिख नहीं रहे, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ ताकि अगर कोई कीवर्ड या कोई ऐसी कोई चीज़ हमने लिखनी हो तो वो इसमें लिख लें। कोशिश किया करें कि छोटे पैसेज में ये हैबिट आप ना बनाएं, बड़े पैसेज में थोड़ा आसान हो जाता है तो आसानी के लिए लिख लें, लेकिन कोशिश करें कि इसके बगैर आपको ख़ुद ब खुद चीज़ें जो है वो याद रहना शुरू हों। 1-2-4 बार हमने प्रैक्टिस कर ली, दैट इज़ नॉट सफिशेंट। व्हाट इज़ ऑथर्स मेन पॉइंट, ये हमने डिस्कस। व्हाट इज़ ऑथर्स डेफिनेशन ऑफ नॉइज़, क्या डेफिनेशन है जी, अनवांटेड साउंड, अ बाय प्रोडक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हार्म और कंजेशन। According to the passage, people respond to loud noises in the same way that they respond to annoyance, danger, damage, disease. It can be inferred from this passage that the eye responds to fear, enjoys greater protection than the ear, increases functions, is damaged by noise. Then according to the author, which of the following is true? Noise is not a serious problem today. Noise is America's number 1 problem. Noise is an unavoidable problem in industrial society. Noise is a complex problem. Then noise pollution is harmful because number 17 पे आए तो noise pollution is harmful because of congested urban areas, of its complex nature, of non-fatal health problem in America. It causes malfunction in the body system. अब आए जी हम पैसेज पढ़ते हैं। नॉइज कॉमनली डिफाइंड एज अनवांटेड साउंड, ये उसने पहले ही बता दिया, उसने पीछे पूछा होता ना कि नॉइज उसके ख्याल में क्या है, तो नॉइज क्या है, अनवांटेड साउंड। इज अनदर एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट, पॉल्यूटेंट कहते हैं समथिंग दैट पोल्यूट्स योर एनवायरनमेंट, पर्टिकुलरली इन कंजेस्टेड अर्बन एरियाज। कंजेस्टेड कहते हैं पैक्ड, बहुत ज़्यादा थिकली पॉपुलेटेड जो एरियाज हैं, पर्टिकुलरली इन कंजेस्टेड अर्बन एरियाज। The noise produced by a byproduct of our advancing technology causes physical and psychological harm. ये भी उसने पीछे कहा हुआ है, and detracts from the quality of life or quality of life for those who are exposed to it.
अनलाइक द आई द एयर हैज़ नो लिड, ठीक है। ये उसने नीचे हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आई और एयर में जो है जो डिफरेंस है वो क्या है, ठीक है। तो पहली लाइन में उसने बता दिया कि उसकी लिड नहीं है, उसकी प्रोटेक्शन नहीं है, उसका जैसे आई पे जो है वो एक लिड है तो एयर पे जो है वो लिड नहीं है। देयरफॉर नॉइज पेनिट्रेट्स विदाउट प्रोटेक्शन, पेनिट्रेट्स कहते हैं एंटर, अटैक, इन्वेड। लाउड नॉइजेस इंस्टिंक्टिवली सिग्नल डेंजर टू एनी ऑर्गेनिज्म विद हेयरिंग मैकेनिज्म। लाउड नॉइजेस, अभी उसने कहा कि उसका मतलब क्या, कैसे हम रिस्पॉन्ड करते हैं, बिल्कुल वैसे रिस्पॉन्ड करते हैं जैसे डेंजर को रिस्पॉन्ड करते हैं। इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, इन रिस्पॉन्स हार्ट बीट एंड रेस्पिरेशन एक्सेलरेट। In fact, there is a general increase in functioning brought about by the flow of adrenaline released in response to fear. Adrenaline gland है basically, ठीक है, जो कि इस सारे कुछ को कंट्रोल करते हैं। Because noise is unavoidable in a complex industrial society. अब ये भी उसने नीचे पूछा हुआ था कि क्या चीज़ उसके ख्याल में ट्रू है, तो उसने कहा था ये ट्रू है। उसका कह रहा है कि नॉइज़ जो है इंडस्ट्रियल सोसाइटी में अनअवॉइडेबल है, कि इंडस्ट्री लगेगी, तरक्की होगी, सारी चीज़ें होंगी, तो उसके नतीजे में शोरो गुल भी पैदा होगा। वी आर कॉन्स्टेंटली रिस्पॉन्डिंग इन द सेम वे दैट वी वुड रिस्पॉन्ड टू द डेंजर। Recently, researchers have concluded that noise and our response may be much more than an annoyance. It may be a serious threat to physical and psychological health and well-being, causing damaging not only to the ear and brain, but also to the heart and stomach. ये भी उसने नीचे पूछा हुआ है। We have long known that hearing loss is America's #1 non-fatal health problem. ठीक है, ये भी उसने कहा है कि अमेरिका की नंबर 1 जो नॉन फैटल प्रॉब्लम है वो क्या है, हेयरिंग लॉस। बट नाउ वी आर लर्निंग दैट सम ऑफ अस विद हार्ट डिजीजेज एंड अल्सर्स मे बी अ विक्टिम ऑफ नॉइज एज वेल। कि सिर्फ हेयरिंग लॉस ही नहीं बल्कि अल्सर और हार्ट के जो इश्यूज हैं वो भी इससे पैदा हो सकते हैं। अब हम आते हैं जी क्वेश्चंस पे। व्हाट इज ऑथर्स मेन पॉइंट? मेन पॉइंट उसका यही है कि नॉइज में पोज अ सीरियस थ्रेट टू आवर फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ। बाकी लाउड नॉइजेस सिग्नल डेंजर ये भी उसने कहा हुआ है, हेयरिंग लॉस के भी जिक्र किया हुआ है उसने, और ये भी उसने कहा हुआ है कि आई जो है वो ईयर की तरह नहीं है। लेकिन ये मेन पॉइंट नहीं है। मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट है कि जो नॉइज़ है दैट इज़ एब्सोल्युटली डेंजरस, दैट इज़ एब्सोल्युटली डेडली फॉर ऑल ऑफ अस। अच्छा जी, व्हाट इज़ ऑथर्स डेफिनेशन ऑफ नॉइज़? पहली लाइन में उसने कर दी थी कि नॉइज़ क्या है? नॉइज़ इज़ एन अनवांटेड साउंड। अब बाय प्रोडक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी भी उसने कहा है, लेकिन डेफिनेशन ये नहीं है। डेफिनेशन क्या है? अनवांटेड साउंड। देन अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पीपल रिस्पॉन्ड टू लाउड नॉइजेस इन द सेम वे दैट दे रिस्पॉन्ड टू, अभी हमने पीछे मैंने उस वक्त रोक के आपको बताया भी था, दैट दे रिस्पॉन्ड टू नॉइज सेम in the same manner as they respond to the danger. So B option is the correct option. Then next one पे अगर हम जाएं, it can be inferred from the passage that I responds to fear, ये तो उसने जिक्र ही नहीं किया, enjoys greater protection than the ear, because वो उसमें कहते हैं कि unlike eye, ear has no lid, वो कहते हैं कि उस पर लेड है, उस पर डायरेक्ट जो है वो कोई चीज़ पेनिट्रेट नहीं करती, जबकि कान में जो है कोई भी चीज़ है तो वो क्या करेगी, वो स्ट्रेट अवे क्या करती है, पेनिट्रेट करती है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? नॉइज इज़ नॉट अ सीरियस प्रॉब्लम टुडे, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, हमाकत है सोचना भी। नॉइज इज़ अमेरिकाज #1 प्रॉब्लम, ये तो उसने नहीं कहा। उसने ये कहा है कि उनके नॉन फैटल जो डिजीज़ हैं उनमें #1 डिजीज़ है, तो ये तो उसने बिल्कुल भी नहीं कहा। नॉइज इज़ एन अनअवॉइडेबल प्रॉब्लम इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, यस, और बिल्कुल ऐसा ही है। जब आप इंडस्ट्री लगाएंगे, ये सारा कुछ करेंगे, तो नॉइज़ उसके नतीजे में डेफिनेटली डेवलप होगा। देन नॉइज़ इज़ अ कम्प्लेक्स प्रॉब्लम, यस, नॉइज़ जो है एक इंतहाई कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, लेकिन उसने ये नहीं कहा। ठीक है, मैं बार बार कहता हूँ, जब आप कॉम्प्रिहेंशन पैसेज अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो आपने अपनी ओपिनियन नहीं देनी होती है, आपने क्या करना होता है, ऑथर की ओपिनियन को देखना होता है। सो उसने ये कहा है ओनली कि नॉइज़ इज़ एन अनअवॉइडेबल प्रॉब्लम इन एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। देन नॉइज़ पोल्यूशन इज़ हार्मफुल बिकॉज, क्यों हार्मफुल है जी? ऑफ कंजेस्टेड अर्बन एरियाज, इसकी वजह से नहीं। ऑफ इट्स कम्प्लेक्स नेचर, इसकी वजह से भी नहीं। ऑफ नॉन फैटल हेल्थ प्रॉब्लम इन अमेरिका, नहीं, इसकी वजह से भी नहीं। किस वजह से हार्मफुल है? बिकॉज इट कॉजेज मैल फंक्शन इन बॉडी सिस्टम। ठीक है, मैल फंक्शन, मैल फिर आ गया, ठीक है, हम बार बार कह चुके हैं कि मैल क्या है, नेगेटिव रूट वर्ड है,
जिसके साथ भी लगेगा उसके साथ क्या करेगा, उसके मीनिंग क्या करेगा, नेगेटिव बना देगा। ले जी, ये हमारा सेकंड पैसेज कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पैसेज की तरफ, जो कि हमारा लास्ट पैसेज होगा इस टेस्ट का। पहले हम ज़रा उसकी पढ़ लेते हैं ऑप्शंस और क्वेश्चंस। इन विच लेयर इज़ एयर प्रेशर द ग्रेटेस्ट, एयर प्रेशर जो है वो किस में जो है वो ग्रेटर होता है। उसमें वो कहते हैं जी स्ट्रेटोस्फियर, इसमें ट्रोपोस्फियर या मेसोस्फियर और थर्मोस्फियर, इन चारों में जो है वो किस में सबसे ज़्यादा जो है वो एयर प्रेशर जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। व्हाट डज द वर्ड कॉम्पोजिशन लाइन 7 इन द पैसेज मीन, ठीक है। इसमें कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है, प्रोसेस मटेरियल सो दैट इट इज़ यूज्ड अगेन, द वे द पार्ट्स ऑफ समथिंग आर अरेंज्ड टू कीप देयर एयर प्रेशर कांस्टेंट and different planetary formations. An alternate title for this reading passage might be The Thinning Ozone Layer, Air Pressure and the Atmosphere, Weather Events and the Atmosphere, the Many Layers of Atmosphere. Why did the word troposphere come from Greek word tropo? Greeks first discovered the atmosphere. Tropo is the Greek god of weather. The weather is always changing within the troposphere. The earth is shaped like a sphere. How are health problems in humans caused by the thinning ozone layer? क्यों है जी ऐसा? More harmful rays from the earth reach the sun. It allows pollution to reach the earth. There is less ozone for humans to breathe. The thinning ozone layer is increasing the air pressure on human. So ये हमारे क्वेश्चंस हैं जी। The earth is surrounded by an ocean of gases we call the atmosphere. The atmosphere is important because it contains the air most living things breathe. It also absorbs heat energy from the sun. It even recycles water by returning it back to earth as rain. Without the atmosphere, life as we know could not exist on earth. अब ये देखें, 3 लाइनें हमने पढ़ ली, हमारे मतलब की कोई चीज़ इसमें शामिल नहीं है। The atmosphere extends far above the surface of the earth. Scientists discovered the atmosphere is divided into layers. यहाँ तक भी हमारे पढ़ने की, हमारे सोचने की, समझने की पैसेज से रेलेवेंट कोई चीज़ नहीं है। Just like a layer cake, each layer varies in thickness and in temperature. Each layer is composed or made up of, ठीक है। अब उसने नीचे हमसे जो है वो कॉम्पोजिशन का मतलब जो है वो पूछा था, लेकिन आप देख लें कि वो लाइन 7 में है, ठीक है। तो ये अभी लाइन 6 है। Each layer is composed or made up of different composition of gases. अब यहाँ पे composition का उसने मतलब पूछा हुआ है। The layer of atmosphere we live in is called the troposphere. Tropho is a Greek word which means change. The first layer begins at the sea level and ends about 9 miles up. The troposphere contains about half of all the air in the entire atmosphere. Because it is at the bottom, air pressure or the weight of the air is greatest in this layer. All the clouds, अब ये भी उसने पूछा हुआ है कि किस में जो air pressure है वो greatest है, तो वो कहाँ आ रहा है जी? Troposphere में। Air temperature and air pressure are not the same all the way up through the troposphere. As altitude increases, air temperature and air pressure decreases. Mountain climbers dress in warmer clothes as they climb higher to keep air pressure constant. As they gain altitude, airplanes are sealed to prevent air from escaping. There are 3 layers above the troposphere. They are stratosphere, mesosphere and thermosphere. Together they make up the remaining half of all the air that surrounds the earth. अब इस सारे में आप देखें कि हमारे यहाँ हमारे मतलब की जो है वो कोई चीज़ भी नहीं आई, सिर्फ एक मतलब की चीज़ आई कि ट्रोपो का मतलब क्या है? चेंजिंग, ठीक है। तो इसीलिए जो है ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है चेंजिंग। तो यहाँ पे भी टेम्परेचर चूँकि चेंज हो रहा है तो शायद इस वजह से इसका नाम क्या रखा हुआ है? ट्रोपोस्फियर. This means the air in 3 layer is thinner and has less pressure than the air in the troposphere. The stratosphere contains a special
gas called ozone, which is found in a layer called the ozone layer. This layer blocks out most of the dangerous rays from the sun. ठीक है, ये उसने जो है वो पूछा हुआ था कि ओजोन लेयर जो है उसका बुनियादी तौर पर काम क्या है। वो क्या करती है, सूरज की जो हार्मफुल रेज हैं उनको हमारे तक पहुंचने से रोकती है। These dangerous rays cause sunburn, which can lead to skin cancer. There has been a lot of discussion about this layer over the past 20 years. Scientists have discovered that the ozone layer has gotten thinner due to pollution. ठीक है, उसके थिन होने के बारे में भी उसने पूछा है। Now more harmful rays reach the earth. ठीक है, ये उसने नीचे पूछा हुआ है कि इसका इम्पैक्ट जो है वो क्या है, हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है वो इंसान को क्या फेस करनी पड़ी हैं। To protect our skin from these rays, we must wear sunblock while outside, especially in the summer when we wear less clothing. It is also wise to wear sunglasses on bright days to guard against the damage to our eyes. ठीक है, अब इसमें भी आखिरी 3-4 लाइनों में भी हमारे लिए कुछ नहीं था। सो इसीलिए मैं बार बार आप बच्चों से एक बार फिर इंटरप्ट करके कह रहा हूँ कि हमने क्या करना है, हमने पहले क्वेश्चन पढ़ने हैं, पहले उनकी ऑप्शंस पढ़नी है, सो दैट वी कैन नो कि पैसेज के किस हिस्से पे हमने फोकस करने हैं और किस हिस्से पे हमने बिल्कुल भी फोकस नहीं करना। ठीक है, किस चीज़ को हमने तवज्जो से पढ़ना है और किस चीज़, मतलब एक चीज़ हमारे मतलब की नहीं है तो हम उसको बिला वजह हमें उसको समझने की कोशिश करने की भी ज़रूरत नहीं है। इन विच लेयर इज़ द एयर प्रेशर द ग्रेटेस्ट, अभी उसने कहा हाफ एयर तो उसमें ही है, तो प्रेशर भी ऑब्वियसली किस में होगा, ट्रोपोस्फियर में जो है वो सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा। सो ऑप्शन बी दैट विल बी कंसिडर्ड द करेक्ट ऑप्शन। देन व्हाट डज द वर्ड कॉम्पोजिशन इन लाइन 7 मीन्स? कॉम्पोजिशन ऑफ गैसेस, कॉम्पोजिशन के फॉर्मेशन, बनाओ किसी चीज़ का, मेकिंग किसी चीज़ की। ठीक है, तो प्रोसेस मटीरियल, तो गैसेस का तो कोई प्रोसेस मटीरियल नहीं है, प्रोसेस गैसेस तो नहीं होती। टू कीप द एयर प्रेशर कांस्टेंट, इसका भी कोई तज़किरा जो है वो उसके अंदर मौजूद नहीं है। देन डिफरेंट प्लानिटरी फॉर्मेशंस, इसका भी है, इसका भी इस लाइन में जो है उसने कोई तज़किरा जो है वो नहीं किया हुआ। सो द ओनली ऑप्शन वी आर लेफ्ट विद इज द वे द पार्ट्स ऑफ समथिंग आर अरेंज, किस तरह वो फॉर्म की गई है, किस तरह वो चीज़ क्रिएट की गई है, दैट इज़ एक्चुअली व्हाट वी मीन बाय कॉम्पोजिशन। An alternate title for this reading passage might be, अब ये देखिए ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है यहाँ पे। देखिए द थिनिंग ओजोन लेयर, ये एंड पे उसने सारी 5, 6, 7 लाइनें किसकी की हैं, ओजोन लेयर पे उसने कर दी हैं। ठीक है, पूरी की पूरी, और फिर ये भी बताया कि हार्मफुल रेस को कैसे रोकती है और ये अगर थिन हो रही है तो हमें क्या इम्पैक्ट आएगा, ये सारी चीज़ें उसने बयान की। बट ये उसका मेन आइडिया नहीं है। ठीक है, ये तो उसने स्ट्रेटोस्फियर को एक्सप्लेन करते हुए ये बताया कि स्ट्रेटोस्फियर में क्या होता है, ओजोन लेयर भी है। ठीक है, असल मकसद उसका ओजोन नहीं था, असल मकसद क्या था, स्ट्रेटोस्फियर को डिस्कस कर रहा था, तो साथ ये भी डिस्कस कर दिया। एयर प्रेशर एंड द एटमॉस्फेयर, नहीं ये भी नहीं डिस्कस किया, ये तो उसने हमें तस्करा किया है, लेयर्स का तस्करा करते हुए उनके एटमॉस्फेयर का तस्करा किया है। वेदर इवेंट्स एट द एटमॉस्फेयर, इसका तस्करा भी उसने क्यों किया है, लेयर्स को डिस्कस कर रहा था तो शायद उसने साथ ये भी डिस्कस कर लिया। तो बेसिक टॉपिक उसका क्या हुआ, द मेनी लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। बाकी ये ऊपर की तीनों चीज़ें जो हैं वो तो इसलिए आई ना कि चूंकि लेयर्स डिस्कस कर रहा था तो उसने ऊपर वाली चीज़ें भी डिस्कस कर ली। व्हाई डिड द वर्ड ट्रोपोस्फियर कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ट्रोपो, क्यों आता है जी, ग्रीक फर्स्ट डिस्कवर्ड द एटमॉस्फेयर, कोई तस्करा नहीं है इसका। ट्रोपो इज द ग्रीक गॉड ऑफ वेदर, बिल्कुल नॉन फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका कोई क्लू भी नहीं मिलता पूरे आपको पैसेज में। द वेदर इज ऑलवेज चेंजिंग इन द ट्रोपोस्फियर, हाँ जी वेदर उसने कहा ना, ऑल्टीट्यूड जो है जो आप गेन करते हैं तो तब भी जो है आपका जो एनवायरनमेंट है, जो आपकी क्या उसे कहते हैं एटमॉस्फेयर है, तब भी आपका जो है वो चेंज जो है वो मुसलसल जो है वो होता चला जाता है। तो इसलिए उसने कहा द वेदर इज ऑलवेज चेंजिंग विद इन द ट्रोपोस्फियर। देन नेक्स्ट वन आप देखें, द अर्थ इज शेप्ड लाइक ए स्फीयर, इसकी भी जो है वो कोई तस्करा जो है वो एज सच पूरे के पूरे उसमें उसने नहीं किया हुआ। हाउ आर हेल्थ प्रॉब्लम्स इन ह्यूमन कॉज्ड बाय द थिनिंग ओजोन लेयर, कि जो ओजोन लेयर जो है मुसलसल थिन होती चली जा रही है, इसके बारे में जो है
उसने। अच्छा, एक चीज़ जो ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने देखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि बाज़ टाइम ये होता है कि जो नॉन फैक्चुअल क्वेश्चन है ना, ये जिनके बारे में कोई तस्करा मौजूद नहीं है, उनको हम सोचने में टाइम लगाते हैं। उनको सोचने में टाइम आपने नहीं लगाना, बिकॉज बाय द फेस ऑफ इट आपको पता है कि ये नहीं है। तो फिर उनके बारे में दोबारा पैसेज को एक बार देखना या गौर करना या को ढूंढने की, तलाश करने की कोशिश करना, दैट इज़ एब्सोल्युटली अ फुलिश आइडिया। नेक्स्ट देखें जी, वो कहते हैं हाउ आर हेल्थ प्रॉब्लम्स इन ह्यूमंस कॉज्ड बाय द थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर, कि किस तरह से थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर जो है वो ह्यूमन हेल्थ के लिए जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। देखें बी ऑप्शन पहले देखते हैं, इट अलाउज पोल्यूशन टू रीच द अर्थ। नो, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। आप देखें कि पोल्यूशन इज़ नॉट रीचिंग अर्थ, इट इज़ बीइंग क्रिएटेड हियर। ठीक है, पोल्यूशन कोई आसमान से, कोई सूरज से नहीं आ रही कि ओजोन इज़ प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम दैट पोल्यूशन। ठीक है, ये तो उस सूरत में होता कि जी पोल्यूशन को सूरज से नीचे इधर आ रही है तो फिर तो समझ आती थी कि वो हमें क्या करती, ओजोन लेयर जो है वो उससे हमें प्रोटेक्ट करती। लेकिन अब उसके प्रोटेक्ट करने का जवाज़ नहीं है, बिकॉज पोल्यूशन इज़ क्रिएटेड here at this earth. There is less ozone for humans to breathe. बिल्कुल कोई तस्करा ही नहीं है, humans do not breathe ozone layer। ठीक है, humans जो हैं वो क्या करते हैं, we breathe oxygen, तो हम तो ऑक्सीजन लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, तो उसका तस्करा ही बिल्कुल फजूल है। Then the thinning ozone layer is increasing the air pressure on humans। फिर से कह रहा हूँ, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में था ना नॉन फैक्चुअल क्वेश्चन, नॉन फैक्चुअल ऑप्शंस, तो नॉन फैक्चुअल ऑप्शंस पे बिल्कुल भी गौर करने की, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू डू इट। ठीक है, तो पता है कि ये है ही नहीं, इसका कहीं तस्करा ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है, तो फिर उस पर कोई गौर करने की ज़रूरत भी नहीं है। सो द ओनली ऑप्शन वी आर लेफ्ट विद इज ऑप्शन ए, मोर हार्मफुल रेज फ्रॉम द सन रीच अर्थ, के सूरज की शुआएँ जो हार्मफुल शुआएँ हैं वो हमारे तक जो है, हार्मफुल रेज जो हैं दे एक्चुअली रीच अर्थ, एंड दैट इज़ द ओनली इफेक्ट वी आर हैविंग because of the thinning ozone layer. So that concludes our lesson for today, that concludes our discussion for today. उम्मीद है कि आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से इसको किया होगा और मैक्सिमम MCQs आप बच्चों की जो है वो ठीक हुए होंगे। बार बार कह रहा हूँ, कॉम्प्रीहेंशन पैसेज कोर क्वेश्चन है, नॉट ओनली फॉर ECAT बट फॉर ऑल द इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़। सो फोकस्ड होके करें, मेहनत से करें, रीडिंग अपनी इम्प्रूव करें, बिकॉज रीडिंग हेल्प्स यू अलॉट। A good reader can perform that question in an excellent manner। ठीक है, सो रीडिंग अपनी इम्प्रूव करें बेटे और प्रैक्टिस करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, जीते रहें।